इज ऑलवेज जीरो, सब बताया था, याद है? हाँ, आज मेनली वी विल डू द न्यूमेरिकल्स, आज प्रॉब्लम्स ही करेंगे। एक छोटा सा थियरी टॉपिक रह गया है, इट इज गिवन इन द एक्स्ट्रा सेक्शन। आपके टेक्स्ट बुक में एक्स्ट्रा जो सेल्फ स्टडी की पॉइंट्स होती हैं उसमें दिया हुआ है, बट इट इज देयर, वो भी आज कवर कर दूंगा मैं। मतलब एक छोटा माइनर थियरी टॉपिक है एंड रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स विल बी देयर। पहले थोड़े न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, सिंस मेनी डेज वी आर नॉट डन न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं एंड देन विल फिनिश द लास्ट थियरी टॉपिक, ठीक है? चलो न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। राइट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, ठीक है? आई होप ये आपको दिख रहा है अच्छे से, आई होप सो। तो पूरा यहां से ही लिख लो, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ। राइट इट डाउन। लिख लिया? There is an alpha particle which moves between 2 points having a potential difference of 10 volt. तो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो 10 वोल्ट का है। So we have to find out the kinetic energy gained by electron when it moves between those 2 points. लेकिन ध्यान से देखो, लास्ट में लिखा है काइनेटिक एनर्जी जो आप फाइंड करोगे इट मस्ट बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एनर्जी जूल्स में नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए। वी नीड काइनेटिक एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। समझाइए? वी नीड काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, एक मिनट देखते हैं आपको कितना नॉलेज है इस चीज का। हाँ, एबिन मैथ्यू, एक मिनट माइक ऑन करो। एबिन मैथ्यू। हेलो। हाँ एबिन, क्वेश्चन लिखा आपने? क्वेश्चन लिखा? सर। इसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी गई है। डू यू रिमेम्बर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच जूल्स? कुछ याद है? हाँ सर, 1.6 into 10 raised to minus 19। यस करेक्ट, ओके गुड। सो स्टूडेंट्स, एबिन ने आंसर दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल्स। वेरी मच करेक्ट। ठीक है, तो ये मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, वो तो बहुत इजी है, छोटी सी फॉर्मूला हो जाएगा। मैं थोड़ा पहले इसका फिजिकल अंडरस्टैंडिंग भी दे देता हूँ, अगर इन केस आपको अभी भी क्लियर नहीं है ये फिजिकली इसका मतलब क्या है वो बता देता हूँ। सी इट, इमेजिन दैट यहाँ पर एक चार्ज है, लेट्स से Q, ये चार्ज है, ये चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। लेट अस टेक दिस चार्ज एज पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, डजंट मैटर, बट लेट्स से टेक पॉजिटिव। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये 2 पॉइंट्स है, देखो these are the 2 points। इसका नाम है A, ये है B, ठीक है, A और B। now we are having an alpha particle, अल्फा पार्टिकल है हमारे पास। now everybody knows alpha particle is a positive particle, ठीक है? तो देखो मैं इसको हाँ पॉजिटिव पार्टिकल लिख रहा हूँ, ये मेरे पास अल्फा पार्टिकल है। अब ध्यान से सुनो, ये अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और ये जो चार्ज है जिसने फील्ड क्रिएट किया है वो भी पॉजिटिव है। तो आप समझ सकते हो लॉजिकली अल्फा पार्टिकल को A से B लेके जाने के टाइम पे हमें पुश करना होगा। वी नीड टू पुश द अल्फा पार्टिकल टू मूव इट फ्रॉम A टू B। तो A से B लेके जाने के टाइम पे आपको वर्क करना पड़ेगा। यू नीड टू स्पेंड योर एनर्जी टू मूव फ्रॉम A टू B। A से B मूव करने के टाइम पे आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? अगर A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट का है, if there is a potential difference of 10 volt between A and B, तो इसका मतलब है 10 joules of work will be done on the 1 coulomb of charge। 1 कूलम के चार्ज के ऊपर 10 joules का वर्क होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 10 है ना, that means work done per charge will be 10। तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो A से B लेके जाने के टाइम पे हमें वर्क करना होगा। तो अल्फा पार्टिकल B पॉइंट पे आ जाएगा। नाउ यू रिलीज द अल्फा पार्टिकल एट B पॉइंट।
अल्फा पार्टिकल को बी पॉइंट पे लाके रिलीज कर दो, तो वो पता है ऑटोमेटिकली बी से ए अपने आप जाएगा, ऑन इट्स ओन इट विल गो फ्रॉम बी टू ए। तो जब वो वापस बी से ए जाएगा ना, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी व्हेन इट गोस फ्रॉम बी टू ए, एंड वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। सो व्हाइल गोइंग फ्रॉम बी टू ए इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी। नाउ अब काइनेटिक एनर्जी कितना गेन करेगा, उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी गेन विल बी Q, that is charge of this alpha particle, into V2 minus V1, that is potential difference. Charge into potential difference will give you kinetic energy. ठीक है, इसमें Q जो है that is charge, वो तो हम लोग अल्फा पार्टिकल का चार्ज लेंगे। अल्फा पार्टिकल का चार्ज इतना होता है 2 times 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. This is a charge on alpha particle. ये गिवन नहीं होता है, आपको खुद जजमेंट आनी चाहिए कि why it is this way. The charge on alpha particle is 2 times 1.6 into 10 raised to minus 19. और ये V2 minus V1 मतलब potential difference. Potential difference is 10 volt. 10 डाल दिया। ये अगर हम लोग सच में ये सबको मल्टीप्लाई करोगे, if you multiply all of them properly, definitely answer will come in joules. काइनेटिक एनर्जी यूजुअली जूल्स में ही आती है, लेकिन ये जो मैंने अंडरलाइन किया है 1.6 into 10 raised to minus 19, इसको और ये जूल को साथ में ले लो, it will become electron volt. कोई बता सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आएगा आंसर? एनीबॉडी? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स 20। 2 into 10 मल्टीप्लाई करो, 1.6 को मल्टीप्लाई नहीं करो, तो इट विल बिकम 2 into 10, दैट इज 20. सो दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर कुछ भी चीज डाउटफुल है, अगर आपको ये फॉर्मूला भी नहीं समझ में आ रही है या कुछ भी कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क। अगर नहीं है कंफ्यूजन तो यू नोट डाउन द सॉल्यूशन। ठीक है सर, वो आपने बॉक्स में वो प्लस क्यू चार्ज क्या लिया है? ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इट इज अ मेन चार्ज जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये वो चार्ज है जिसने फील्ड क्रिएट किया है, और ये अल्फा पार्टिकल है जिसको आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हो। समझा सर। हाँ, तो यहाँ पर जो ये चार्ज होता है, इट इज दैट चार्ज जिसको आप ए से बी तक लेके जा रहे हो, ये वो चार्ज होगा। ठीक है, तो वर्क डन ऑन दैट चार्ज इज दिस व्हिच हैज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। Yeah, student, complete this question. ओके, छोटा सा ही क्वेश्चन है एंड आई होप इट इज ओवर नाउ। ठीक है, चलिए सेकेंड प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके, राइट ऑन द सेकेंड प्रॉब्लम नाउ। या चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी सेकेंड प्रॉब्लम। राइट ऑन, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, calculate the potential energy of given system, calculate the potential energy of the given system of 4 charges, given system of 4 charges, and also calculate the electric potential, also calculate the electric potential at the center of the square. Also calculate electric potential at the center of the square.
हाँ स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम गिवन है, अब ये डायग्राम बनाओ एंड इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ड्रॉ दिस डायग्राम। ये एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर्स पे हमने 4 चार्जेस रखे हुए हैं। चारों चार्जेस इक्वल हैं, दे ऑल ऑफ देम आर हैविंग सेम वैल्यू, दैट इज Q। लेकिन 2 चार्जेस पॉजिटिव हैं और 2 चार्जेस नेगेटिव हैं, बट ऑल ऑफ देम आर इन मैग्नीट्यूड दे आर Q। हो गया? तो काम करो, मैंने आपको ये तो कराया था, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस तक तो कराया था। यहाँ पे 4 चार्जेस है, ठीक है। तो थोड़ा पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला रिकॉल करनी पड़ेगी। अगर वो फॉर्मूला ही नहीं याद है तो कैसे होगा? तो आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट को फॉर्मूला भी याद भी नहीं होगी, क्योंकि आपने खुद तो कभी प्रैक्टिस नहीं करते हो न्यूमेरिकल्स की। तो ये होता ही है, जब तक आप अपनी तरफ से नहीं डालोगे एफर्ट्स, तब तक तो हर टॉपिक थोड़े टाइम के बाद भूल जाएगा। So do one thing, I'm giving you 1 minute time. You go back and see the formulas of potential energy, electrostatic potential energy. 1 मिनट देख लो formulas. Yeah. So I hope आपने देखा अभी इसको। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता क्या है, ये जो चारों चार्जेस हैं, इन चारों चार्जेस को इन्फिनिटी से लाके, सब ये चारों चार्जेस इनिशियली बहुत दूर थे एक दूसरे से, दे वर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इन चारों को बहुत दूर से लाके यहाँ तक हमने रखा और ये पूरे सिस्टम को हमने असेंबल किया, ये पूरे सिस्टम को हमने प्रोड्यूस किया, ये सिस्टम। तो इन चारों चार्जेस को यहाँ तक लाके रखने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, the work done to assemble these charges, that work done is actually stored in the form of potential energy. ये work done ही potential energy होता है। Actually the work done by you is equal to the increase in potential energy. जितना हमने वर्क किया इनको लाने के लिए, वो potential energy में increase होगा, increment in potential energy, ठीक है। So potential energy की फॉर्मूला आई होप आपने देख लिया। आपने देखा होगा सारे पेयर्स लेने होते हैं, we have to take all the pairs together. So देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इन चार्जेस को हम लोग नेम दे देते हैं। नेम होगा तो आइडेंटिफाई करने में इजी होता है। ये देखो, इसको मैं नेम देता हूँ फर्स्ट, ये है सेकंड, दिस इज थर्ड, और ये है फोर्थ, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया है, ठीक है। तो आपको पता है सारे पेयर्स लेने होते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक द पेयर ऑफ Q1 Q2 डिवाइड बाय R12। R12 मतलब 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है ना। R12 मींस डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्जेस। Q1 Q2 पेयर ले लिया स्टूडेंट, ऐसे ही बाकी पेयर लोगे। इसके बाद प्लस साइन, बाहर जो आउटसाइड रहेगा वो 1/4πε0 बाहर रहेगा। Q1 Q2 R12 प्लस साइन। अब Q1 Q3 ले लो, R13 मतलब डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3। अब Q1 Q4 ले लो, R14। तो देखो मैंने तीनों में 1 ले लिया, 1 सबके साथ हो गया, 1 with 2, 1 with 3, 1 with 4, 1 हो गया। अभी आएगा 2 with 3, Q2 Q3, 2 को 3 के साथ पेयर में ले लिया। अब 2 और 4 को लेंगे, Q2 Q4 डिवाइड बाय R24। तो 2 का भी सारे पेयर्स हो गए, 2 1 के साथ ले लिया, 2 3 के साथ ले लिया, और 2 को 4 के साथ भी ले लिया। अब बचा एक लास्ट पेयर बचता है 3 और 4 का आपस में, Q3 Q4।
स्टूडेंट ये सारे पेयर्स आने वाले हैं, ठीक है। अगर कभी आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओ ना कि सर जितने पेयर्स लेने हैं मैंने सारे लिए हैं कि नहीं, मुझे कंफ्यूजन है, मतलब इफ यू वांट टू चेक दैट ओवरऑल हाउ मेनी पेयर्स विल कम, ओवरऑल कितने पेयर्स आएंगे, अगर आपको चेक करना है, सो उसके लिए आप मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए टोटल 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस आर देयर, है ना। और एट अ टाइम हमको कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। पेयर में कितने लेने हैं, 2 लेने हैं हमको चार्जेस, ठीक है। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, जिनका मैथ्स का नॉलेज है वो समझेंगे। टोटल पेयर्स विल बी 4C2, 4 कॉम्बिनेशन 2, 4C2 पेयर आएंगे ना, है ना। Yes, sir. 4C2 कितना होता है, 4, 4 माइनस 1 बाय 2, n माइनस 1 बाय 2, इतने पेयर्स बनेंगे। हाँ क्या हुआ, किसी को डाउट है, एनीबॉडी हैज डाउट? नो सर। मैं आपको खाली ये बता रहा था कि यहाँ पे देखिए 4 चार्जेस हैं, तो आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि कितने पेयर्स बनेंगे। सपोज यू आर हैविंग कंफ्यूजन एग्जैक्टली पेयर्स कितने बनेंगे, तो मैथ्स आपको हेल्प कर सकता है। मैथ्स में हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया है ना, ये टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन। यस सर। हाँ तो उसमें ऐसा है, अगर 4 चार्जेस हैं उसमें से आपको एट अ टाइम 2 चार्जेस लेने हैं ना पेयर में, तो आउट ऑफ 4 यू आर टेकिंग 2 चार्जेस, ठीक है। उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब 1 2 के साथ ले लिया तो फिर 2 को 1 के साथ नहीं लेना है। तो ऐसे में कॉम्बिनेशन लगाना होता है, 4C2 होगा, और 4C2 की वैल्यू होती है 4, 4 माइनस 1 अपॉन 2, n माइनस 1 अपॉन 2 की फॉर्मूला। तो ये आप सॉल्व करो, ये 6 आएगा, देखो इट विल कम 6। यहाँ पे 6 पेयर्स होने चाहिए। यस वी आर हैविंग 6 पेयर्स, समझा ये। अब इसमें खाली वैल्यूज पुट करनी है स्टूडेंट, वो आप खुद ट्राई कर सकते हो। पुट अप वैल्यूज, जो चार्ज नेगेटिव है उसको नेगेटिव डालो, नेगेटिव साइन इग्नोर मत करना, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव में ही डालेंगे। पुट अप ऑल दीस वैल्यूज ओवर हियर, 1 चार्ज 2 चार्ज डालो इसकी वैल्यूज, तो देखो क्या आंसर आ रहा है। नाउ आई एम लीविंग अप टू यू, सी व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। इसको करने के लिए मैं आपको पूरा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट्स यू आर हैविंग टू फिनिश दिस। जिस स्टूडेंट का मैं नाम लूंगा वो स्टूडेंट आंसर देगा, ठीक है। डोंट गिव आंसर डायरेक्टली, आई विल आस्क द नेम। ट्राई करो, सब वैल्यूज डालनी है सिर्फ। जिसका मैं नाम लूंगा वही स्टूडेंट आंसर देगा। एक, क्या बोल रहे हो?
वापस रेंज चली जा रही है। हाँ, जो स्टूडेंट आंसर देगा वो है मेघराज गायकवाड़। मेघराज गायकवाड़। मेघराज, माइक ऑन करो। मेघराज गायकवाड़। हेलो सर। हाँ मेघराज, आंसर आएगा? नहीं सर। नहीं, अच्छा। बहुत डिफिकल्ट है ना क्वेश्चन। पता नहीं हम लोग भी इतना डिफिकल्ट क्यों करते हैं ना। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यही एडवांस का क्वेश्चन है ना। तो आंसर ही नहीं आ रहा अभी तक। किया है कुछ, स्टार्ट किया है करना कि मेघराज? हेलो। हाँ सर। स्टार्ट किया है सॉल्व करना? जितना मैंने लिखा है उतना ही लिखा है कि आगे कुछ चालू किया है इसके आगे? नहीं किया सर। नहीं। सुबह सुबह नींद आ रही होगी, आराम करने का मन कर रहे हैं ना। नाम नोट कर ले तो आपका, आपकी मम्मी से सर बात कर लेंगे फिर। ठीक है, मेघराज गायकवाड़। प्रथमेश जादव, माइक ऑन कर। प्रथमेश जादव। प्रथमेश जादव। प्रथमेश जादव, माइक ऑन करो। हेलो सर। हाँ प्रथमेश, कुछ आंसर आया क्या? हाँ? 9 into 10⁹ उसके आगे? इसके आगे वो ब्रैकेट में -q² प्लस q²। अरे पूरा फाइनल आंसर बता ना। -q² प्लस q², मुझे सॉल्व क्यों 9 कर रहा है? into फाइनल आंसर 10⁹ आया क्या? -q² L। तो आपका आंसर है 9 into 10⁹ इन द ब्रैकेट -q²/L। हाँ। बस दैट्स इट ना, इसके आगे कुछ नहीं है ना? नहीं। हाँ ठीक है, रॉन्ग आंसर है। रॉन्ग आंसर है। प्रथमेश जादव का भी आंसर नहीं आ रहा है। ध्यान रहेगा तो आंसर्स निकलेंगे ना। ध्यान ही नहीं है लोगों का, कहां से आपका ध्यान है? कहां से राइट आंसर्स निकलेंगे? हाँ, अनिकेत सुपे। अनिकेत सुपे, माइक ऑन कर। अनिकेत सुपे, माइक ऑन करो। अनिकेत सुपे। अनिकेत सुपे। अनिकेत सुपे, लास्ट कॉल, माइक ऑन करो। अनिकेत सुपे। देविका राजीवन। देविका राजीवन। Hello, sir. हाँ देविका, you got any answer? Yes, sir. Tell me. 9 into 10⁹ आगे? into 2q²/L. 2q²/L। Yes, sir. मतलब बाकी सब पेयर्स कैंसिल हो गए, सिर्फ दो ही पेयर्स बचे, 2q²/L। Yes, sir. आई डोंट थिंक इट इज द राइट आंसर। मुझे तो नहीं लगता ये राइट है। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये राइट तो नहीं है, आई एम श्योर। ठीक है, अब ऑफ करो माइक। ठीक स्टूडेंट, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द राइट आंसर। ठीक, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। 1/4πε0
इसके बाद आपको याद है सारे पेयर्स लेने हैं, 1 का पेयर 2 के साथ लेना है एंड लाइक दैट। सो अगर आप सारे पेयर्स लोगे, ठीक है, तो आपको ऐसे पेयर्स मिलेंगे, प्लस क्यू उसका पेयर माइनस क्यू के साथ डिवाइडेड बाय एल, ठीक, प्लस क्यू का पेयर माइनस क्यू के साथ डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। और आपको एक और पेयर मिलेंगे, एक और ऐसा पेयर मिलेगा, क्यू विथ क्यू डिवाइडेड बाय रूट टू एल। स्टूडेंट ऐसे दो टाइप के पेयर्स मिलेंगे, या तो ऐसा पेयर मिलेगा या तो ऐसा मिलेगा, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई पेयर मिल ही नहीं सकता है। अगर आप डायगोनल चार्जेस ले रहे हो, चार्जेस अरेंज्ड ऑन द डायगोनल, डायगोनली चार्जेस ले रहे हो तो ये आएगा पेयर। और अगर आप एडजेसेंट चार्जेस ले रहे हो, एडजेसेंट चार्जेस, तो ये वाला पेयर आएगा, है ना। सो देखो एडजेसेंट वाले कितने पेयर है जिसमें एडजेसेंट चार्जेस हैं, 1 with 2 ये एक एडजेसेंट पेयर है, 2 with 3, 3 with 4, 1 with 4, ये चारों एडजेसेंट वाले पेयर्स हैं। एक 1 with 2, 2 with 3, 3 with 4, 4 with 1, ये चार पेयर्स ऐसे हैं जो एडजेसेंट कॉर्नर्स के हैं पेयर्स। इन चार पेयर्स की वजह से ये 4 टाइम्स आने वाला है, दिस टर्म विल कम 4 टाइम्स। अब ये पे आते हैं, इस पे आएंगे, इस पे आएंगे अभी। ये डायगोनल पेयर्स हैं, अगर डायगोनल वाले चार्जेस ले रहे हो तो ऐसे पेयर आएंगे। तो डायगोनल कितने होते हैं स्क्वायर में, 2 ही होते हैं, तो ऐसे 2 पेयर्स आएंगे आपके पास, इसलिए इधर 2 आएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे मेरे वाले मेथड से करो, आप अपने मेथड से करो, लेकिन आने वाला यही आंसर है। एडजेसेंट कॉर्नर्स है ना, एडजेसेंट कॉर्नर्स, नेबरिंग कॉर्नर्स, उस पे जो चार्जेस हैं ऐसे 4 पेयर्स बनेंगे, 1 with 2, 2 with 3, 3 with 4, 4 with 1, 4 कॉर्नर्स, 4 पेयर्स ऐसे बनेंगे। डायगोनल 2 ही होते हैं, तो ये डायगोनल वाला पेयर है, डायगोनल वाले चार्जेस का, इसे 2 आएंगे। तो बस इसमें देखो, अगर आप क्यू स्क्वायर बाय एल जो है, क्यू स्क्वायर बाय एल दैट इज कॉमन, तो 9 into 10⁹ और क्यू स्क्वायर बाय एल कॉमन है, इन दिस वन क्यू स्क्वायर बाय एल इज कॉमन, यहां पर बचेगा -4 और यहां पर बचेगा √2, दिस इज √2। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द आंसर, ठीक है, ठीक है। इसमें आप इतना कर सकते हो कि यहां से -1 आप कॉमन ले लो, टेक माइनस कॉमन, इट विल बिकम 4 minus √2, ठीक है। सो इट्स लाइक माइनस q square by l into 9 into 10⁹ in the bracket 4 minus √2। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आ सकता है, इट डजंट मैटर, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आ सकता है, उसका खाली मतलब ये होता है कि इंफिनिटी पे आपने पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिया है ना, एट इंफिनिटी व्हेन दिस चार्जेस आर एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज 0, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब दे आर हैविंग अ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज्ड। जब इसको इंफिनिटी से यहां तक लेके आए तो उनका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है। दिस इज आंसर अकॉर्डिंग टू मी। किसी भी स्टूडेंट का ये आंसर आया है क्या स्टूडेंट, किसी का भी आया आंसर ऐसा? आकांक्षा जॉय सेइंग कि आया सर। ओके, आमला मराठी ऑल्सो गॉट, ठीक है। आर्यन परदेसी, ठीक है। राहुल नायर, ठीक है, गुड, कीप इट अप, ठीक है। चलो एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट का तो दिमाग चल रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखो आई एम गोइंग टू द फर्दर नाउ, नेक्स्ट पार्ट जा रहा हूँ। इन द सेम क्वेश्चन आपको सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट में यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल सॉरी स्टूडेंट, हाँ, सेकेंड पार्ट में आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। In the second part, you have to calculate the potential at the center of the square, ठीक है। अब पोटेंशियल की फॉर्मूला कैसे होगी, आपने ऐसा एक प्रीवियसली क्वेश्चन किया भी है, ठीक है, ठीक है। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखो,
ये 4 चार्जेस हैं, चलो मैं इनको नेम देता हूं 1 2 3 4। हाँ, आप क्या करो, पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, यू लुक एट द फर्स्ट चार्ज एंड लुक एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट पे आपको देखो पोटेंशियल निकालना है, इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू, ये डिस्टेंस r है। तो फर्स्ट चार्ज से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, यहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। सो ध्यान से सुनो, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट because of the first charge will be, potential because of the first charge will be 1 by 4 pi epsilon 0 into first charge divided by distance from first charge। ये होगा स्टूडेंट, आपको पोटेंशियल की फॉर्मूला याद होगी बेसिकली, 1 by 4 pi epsilon 0 q by r होता है पोटेंशियल। सो ध्यान से सुनो, अगर अभी भी क्लियर नहीं है अभी भी समझ में आ जाएगा। ये देखो 1 by 4 pi epsilon 0 q1 by r1, it is a potential at a r1 distance, potential at r1 distance from q1 charge, first charge से r distance पर, this is the formula for potential। Similarly एक बार बता, second charge भी है, second charge से, second charge भी यहाँ पर है, तो potential at this point because of second charge will be, यहाँ पर second charge भी include होगा q2 by r2, because of the third charge potential will be q3 by r3, because of the fourth charge potential will be q4 by r4। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बता, ये जो पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट, ये पॉइंट है जहां पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इज इट एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 4 चार्जेस? ये पॉइंट सारे चार्जेस से सेम डिस्टेंस पर है क्या? Yes, sir, same है। तो ये जो r है ना, r इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम रिस्पेक्टिव चार्जेस, ये r सेम होगा सबके लिए, दिस r विल बी सेम फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, लेकिन देखो ये जो 4 चार्जेस लिए आपने q1 q2 q3 q4, चारों के लिए ये r सेम होगा, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर इज सेम फॉर ऑल टर्म्स। अब इसमें तो 2 चार्जेस हैं प्लस q और बाकी 2 चार्जेस हैं माइनस q, तो आप समझ सकते हो क्या होगा, इट विल बी प्लस q by r, ये ऐसा होगा प्लस q by r माइनस q by r, फिर से प्लस q by r और फिर से माइनस q by r। यू कैन गेस नाउ। हाँ, अभी एक स्टूडेंट ने आंसर भी दिया और वो राइट आंसर था। क्या आएगा आंसर स्टूडेंट, सोचो। ये देखो चारों चार्जेस देखो ना आपके डायग्राम में, 2 चार्जेस प्लस q है और 2 चार्जेस माइनस q है, तो इधर ऐसा आएगा, इट विल बी 0। लेकिन सरप्राइजिंग चीज है, स्टूडेंट 0 जूल लिख रहे हैं, आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल रहे हो, यू आर नॉट कैलकुलेटिंग राइट नाउ पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी जूल्स में आती है। राइट नाउ यू आर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल वोल्ट्स में होता है, तो यू शुड से 0 वोल्ट्स, पोटेंशियल 0 वोल्ट आएगा। ठीक है, 2 चार्जेस पॉजिटिव हैं, 2 चार्जेस नेगेटिव हैं और सबके लिए r सेम है, सो कैंसल आउट हो जाएगा, दिस पेयर विल कैंसल ईच अदर, ओवरऑल 0 वोल्ट आने वाला है। ठीक है, सो स्टूडेंट आंसर तो आ गया 0 वोल्ट, एंड यू अंडरस्टूड आल्सो हाउ टू डू। फिजिकली इसका मतलब क्या है, 0 वोल्ट का फिजिकली मतलब क्या है? इसका फिजिकली मतलब है दैट वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ध्यान से सुनना, वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस सेंटर, इंफिनिटी से ये सेंटर तक 1 कूलम्ब का चार्ज जो लेके आए ना आप, उसके लिए 0 वर्क करना पड़ेगा। द वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस सेंटर, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। पोटेंशियल 0 है ना, तो मतलब इंफिनिटी से ये पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो 0 होगा। क्यों ऐसा 0 होगा, ये देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। when you bring plus 1 coulomb of charge from infinity to this point, जब आप प्लस 1 कूलम को लेके आओगे ना, प्लस 1 कूलम विल बी रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्जेस ओवर हियर। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्जेस प्लस 1 कूलम को रिपेल करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्जेस भी है, देयर आर 2 नेगेटिव चार्जेस आल्सो। 2 नेगेटिव चार्जेस जो है वो इस प्लस 1 कूलम को उतना ही अट्रैक्ट भी करेंगे, तो 2 नेगेटिव चार्जेस 1 कूलम को अट्रैक्ट करेंगे, 2 पॉजिटिव चार्जेस इस 1 कूलम को रिपेल करेंगे। जितना अट्रैक्शन मिलेगा उतना ही रिपल्शन भी मिलेगा,
ठीक, अगर आपको जितना अट्रैक्शन मिल रहा है उतना ही रिपल्शन भी मिल रहा है, मतलब ओवरऑल फोर्स नहीं लग रहा है ना, और क्योंकि कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है तो नो वर्क हैज टू बी डन टू ब्रिंग द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इसलिए कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा 1 कूलम्ब को इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए, हेंस द पोटेंशियल इज 0। फिजिकली मीनिंग होता है, जिनको कुछ फिजिक्स में करना है ना, बहुत इजी सब्जेक्ट है स्टूडेंट, आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही कम स्टूडेंट जाते हैं फिजिक्स में, मतलब आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा ज्यादा, वेरी फ्यू स्टूडेंट गो, सबके सब इंजीनियर बनने के लिए कंपनीज में चले जाते, फैक्ट्रीज होती है उसमें चले जाते हैं इंजीनियर मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो इंजीनियर्स बनाती हैं, उन जिनको आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस बोलते हो, सब ज्यादा उसमें चले जाते हैं। फिजिक्स की तरफ जाना चाहते हो ना, बहुत सिंपल है, बहुत कम कंपटीशन होता है फिजिक्स में, चले जाओ। हर चीज खाली एक इंटेंशन रखो, जब आप कुछ आंसर निकालते हो, कोई चीज आपको मिलती है, उसकी फिजिकल मीनिंग क्या है वो समझने के लिए पीछे पढ़ो, ये फिजिकली क्या मतलब है इसका, ये हुआ क्या एक्चुअली। फिजिकल मीनिंग समझ में आ गई ना, तो आपको टॉपिक इजी भी लगेगा और याद भी रहेगा फिर। तो मैंने इसका फिजिकली मीनिंग बताया, ये क्या हुआ, 0 का मतलब क्या है अल्टीमेटली, एंड आई होप दोज हु आर लिसनिंग दे अंडरस्टूड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। अभी आंसर इज 0 वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। राइट ऑन, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम एक कैपेसिटर के ऊपर कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम ऑन कैपेसिटर। ठीक है, राइट डाउन। हाँ लिखो, अ माइका फिल्ड कैपेसिटर, यहां पे लिख रहा हूं मैं, अ माइका, यू नो माइका, अ माइका फिल्ड कैपेसिटर of 30 माइक्रोफैराड्स। हाँ, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो, अ माइका फिल्ड कैपेसिटर of 30 माइक्रोफैराड is taken ठीक है, is taken लिखा। हाँ, ब्रैकेट में एक चीज लिखो, ब्रैकेट में लिखो K फॉर माइका, K फॉर माइका, K for mica is equal to 10. K for mica is equal to 10. K याद है क्या होता है? K is a dielectric constant. K को बोलते हैं dielectric constant. जब आप कोई मीडियम फिल कर देते हो, when you fill the medium in between two charges, है कहीं पे भी आप कोई मीडियम फिल कर देते हो, तो एप्सिलॉन 0 should be replaced by एप्सिलॉन 0 K. एप्सिलॉन 0 को हम लोग एप्सिलॉन 0 K बना देते हैं, वो K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट्स K is 10 for mica. आगे लिखो, if the mica is now removed, if the mica is now removed and मैं वापस बोल रहा हूं, if the mica is now removed and the distance between two plates is made half, distance between two plates is made half, then find the new capacity of capacitor. Then find the new capacity of capacitor. Then find the new capacity of capacitor. क्वेश्चन लिखा सबने? किसी का क्वेश्चन मिस हो गया तो बोलो स्टूडेंट, मैं रिपीट कर देता हूं। हैव यू रिटन? अगर किसी का मिस हुआ है तो बोलो जल्दी। किसी का कुछ मिस हुआ है क्या? नहीं मिस हुआ है ना? ठीक है। आलोक सिंह, एक मिनट माइक ऑन करो। आलोक सिंह, आलोक सिंह, स्विच ऑन योर माइक।
हाँ आलोक, आलोक हाँ हाँ क्वेश्चन एक बार रीड करके बता क्या लिखा है क्वेश्चन। सर रीड करूँ? हाँ हाँ खाली रीड करो। A mica filled capacitor of 30 microfarad is taken bracket में C K for mica equal to 10. If mica is now removed and the distance between two plates is made half, then find new capacity of capacitor. ठीक है चलेगा, गुड। ऑफ करो। मैं खाली ऐसे अभी बीच में चेक भी करूंगा कौन कितना लिख रहा है, वो चेक करने के लिए मैंने किया ये सब। चलो सो स्टूडेंट आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, सब लोग ने क्वेश्चन पढ़ लो प्लीज, ठीक है। तो मैं भी बताता हूँ, हमने एक थोड़े दिन पहले एक फॉर्मूला बनाई थी, C मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड, कैपेसिटी व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड is equal to K times capacity when air is filled। ऐसा फॉर्मूला याद है? जब आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ जाती है। कैपेसिटी इज व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड बिटवीन टू प्लेट्स इज K टाइम्स कैपेसिटी व्हेन एयर इज फिल्ड। तो स्टूडेंट इसमें से यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक है ना वो माइका है, माइका इज अ डाइलेक्ट्रिक। तो जब आपने माइका फिल किया है तब कैपेसिटी 30 है ना, दैट कैपेसिटी इज 30, मतलब ये कैपेसिटी 30 है, दिस इज 30। K मैंने 10 दिया है, डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट K इज 10। So now you will get a capacity when air is filled between the two plates। बराबर है? देखो इसका मतलब है जब आप माइका फिल करते हो तब कैपेसिटी 30 है, लेकिन जब माइका नहीं है सिर्फ एयर है, एयर इज फिल्ड बिटवीन टू प्लेट्स, तब कैपेसिटी 3 है। तो व्हेन यू रिमूव द माइका, जब आप माइका को रिमूव करोगे तो दोनों प्लेट्स के बीच में एयर होगा, देन एयर विल बी फिल्ड बिटवीन टू प्लेट्स। एयर और वैक्यूम कुछ भी हो सकता है, तो एयर या वैक्यूम के लिए द कैपेसिटी जब होगा वो 3 होगा। सो माइका डालने से बेनिफिट हो रहा है, माइका डालने से कैपेसिटी इंक्रीजेस 10 टाइम्स, माइका निकालने से इट रिड्यूसेस 10 टाइम्स। 3 माइक्रोफैराड है। यहां तक तो हो गया, ठीक है। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, इट इज नॉट फाइनल आंसर। जब आप सिर्फ माइका रिमूव करोगे तो दिस विल बी द कैपेसिटी, लेकिन माइका रिमूव करने के बाद आपने दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी आधा कर दिया है। एवरीबडी मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, C of a capacitor, capacity of a capacitor is given by epsilon 0 A by D। स्टूडेंट ये फॉर्मूला देखिए आपने, याद करो। Capacitance is given by epsilon 0 A by D। Capacity is directly proportional to area of the plates। Capacity is inversely proportional to D of the plates। ये फॉर्मूला मैंने डिराइव कराई थी, याद करो। आई होप यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला। तो यहां पर देखो, पहले आपने माइका रिमूव किया, व्हेन यू रिमूव द माइका कैपेसिटी विल बिकम 3 माइक्रोफैराड। अब आपने डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स हाफ कर दिया है। ये जो D है ना, दिस D इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, D को हाफ कर दिया। एनीबडी? D को हाफ करने पे C को क्या हो जाएगा? सर 2 टाइम्स बढ़ 2 टाइम्स जाएगा। बढ़ेगा। If you made D as a half, D become D by 2, तो कैपेसिटी डबल हो जाएगा। वो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। When ये फॉर्मूला मेंशन करने का, फिर लिखने का when D is doubled, sorry, when D is half, हाफ को ऐसे लिखने का HALVED, HALVED मतलब halved। When D is halved, C becomes double। डबल मतलब ये 3 का 6 हो जाएगा कि ये 30 का 60 हो जाएगा? अभी क्या होगा यहाँ पे? 3 विल बिकम 6 आएगा कि 60 आंसर आएगा, कि 30 का 60 हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि अभी कैपेसिटी 3 है। 3 का 6 हो जाएगा क्योंकि आपने माइका निकाल चुके हो ना, माइका निकालने से इट विल बिकम 3 और फिर D को हाफ करने पे इट बिकम डबल। तो आंसर है 6 माइक्रोफैराड। स्टूडेंट द राइट आंसर है 6 माइक्रोफैराड। वो लिख लो लास्ट में आप। Therefore the new capacity or final capacity will be 6 माइक्रोफैराड्स। ठीक है, सिंपल है, कुछ इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, लिखा? हो गया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं. लेट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट विल बी ऑन द अगेन कैपेसिटर्स ओनली. कैपेसिटर के ऊपर ही है. ड्रॉ दिस सर्किट डायग्राम. ये तीनों कैपेसिटर्स है. लेकिन ये बैटरी है, नीचे बैटरी लगा हुआ है. दिस इज बैटरी. Draw this. Draw this. डायग्राम कंप्लीटेड. चलो इसके बाद आगे क्वेश्चन लिखो. कैलकुलेट सर वीडियो ऑफ की है. स्टूडेंट स्क्रीन और साउंड दोनों क्लियर है? स्क्रीन एंड साउंड? यस सर. ठीक है. सो मैं भी क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं. लिखो कैलकुलेट the equivalent capacitance. Calculate the equivalent capacitance of the circuit. Calculate the equivalent capacitance of the circuit and also calculate the total energy stored in the capacitors. Also calculate the total energy stored in the capacitors. ठीक है, लिखा? स्टूडेंट्स ये देखो, ये एनर्जी स्टोर की क्या बात है मैं वो समझा देता हूँ. सिर्फ एनर्जी कैसे स्टोर होगी. देखो ये कैपेसिटर, हाँ कैपेसिटर्स आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया ना, तो क्या होगा विद इन अ स्मॉल टाइम. जैसे आप इस सर्किट को ऑन करोगे, एज सून एज यू स्विच ऑन द बैटरी, विद इन स्मॉल टाइम ये जो कैपेसिटर्स है ना चार्ज हो जाएंगे. देयर विल बी चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर. वो चार्ज रखने के लिए ऑन द प्लेट्स, चार्ज को रखने के लिए बैटरी ने एनर्जी दिया होगा. द बैटरी हैज डन वर्क टू असेंबल द चार्जेस ऑन द प्लेट्स. तो बैटरी की जो एनर्जी है वो कैपेसिटर्स में जाके स्टोर हो जाती है. सो देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर्स. वो हमको निकालनी है, जो हमने एक फॉर्मूला बनाई थी उसके लिए भी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की. सो एनर्जी हम लोग बाद में करेंगे. फर्स्ट पार्ट हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको, ठीक है, सीरीज पैरेलल लेके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. सबसे पहले देखो ये 2 और 2 क्या होगा. देखो दिस 2 and 2 दे विल बी इन सीरीज. ठीक है, तो पहला स्टेप ये है कि 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड, ये दोनों जो है ना दे आर इन सीरीज. जिनको सीरीज पैरेलल में कंफ्यूजन होता है, देयर आर सम स्टूडेंट जो उनको सीरीज पैरेलल भी नहीं समझता है, तो वो आप लोग, मैं कर रहा हूं
स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ कैसे करना है. टेक दिस 2 and 2 in सीरीज. अब ध्यान से सुनो, ये सीरीज में है ना 2 और 2 दोनों इक्वल है. बोथ आर 2 2, दोनों इक्वल है ना. 2 and 2 दोनों इक्वल है और सीरीज में है, तो आंसर आधा हो जाता है. तो आंसर ऑफ दिस 2 कैपेसिटर्स विल बी 1 माइक्रोफैराड. CS मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आएगा? 1 माइक्रोफैराड आएगा. याद करो मैंने आपको एक स्पेशल केस कराया था. अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लोगे ना सीरीज में, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इफ यू टेक इन सीरीज, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर व्हेन यू टेक, द आंसर बिकम्स C/2. तो यहाँ पे भी आपने 2 आइडेंटिकल लिए ना, तो आंसर आधा हो जाता है, 2 का 1 हो जाएगा. ये आप ऐसे डायरेक्टली करो, या फिर आपको अगर नहीं डायरेक्टली जमता है तो आप फॉर्मूला से करो. आपको सीरीज पैरेलल की फॉर्मूलास बताइए. सीरीज में वो फॉर्मूला लगेगी जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में लगती है. रेजिस्टेंस में जो पैरेलल में लगती है फॉर्मूला, वो यहाँ पर सीरीज में लगती है, उससे करो, 1 आएगा. तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों को हटा के आई कैन रिमूव दीज 2 कैपेसिटर और इसकी जगह मैं 1 लगा सकता हूँ. सो वापस सर्किट डायग्राम बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा बन सकता है सर्किट डायग्राम. This will be the new circuit diagram. देखो ये 2 2 को हटा के मैंने 1 लगा दिया. अब ये 1 और ये 1 पैरेलल में, this 1 and 1 are in parallel. पैरेलल में आप सीधा एडिशन किया करो. It will become 1 plus 1 2. ये 1 plus 1 हो जाएगा, that is 2. ये हो जाएगा 1 plus 1 2. पैरेलल में ये जो दोनों पैरेलल में ना, पैरेलल में आपको सीधा सीधा ऐड करना होता है. 2 कैपेसिटर्स हैव टू डायरेक्टली ऐड. 1 plus 1 it become 2. ये देखो फिर से मैंने सिंप्लीफाइड सर्किट बना दिया. अब ये 1 2 and this 1, ये सारे कैपेसिटर सीरीज में, दे ऑल आर इन सीरीज, तीनों सीरीज में. सो फाइनली क्या होगा? सीरीज में ना तीनों, फॉर्मूला ऐसे लगी 1/CS 1/1 1/2 1/1. तीनों को देखो मैंने सीरीज में ले लिया. सीरीज में ऐसी फॉर्मूला लगेगी. पहले यहां तक आपको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लो पहले स्टूडेंट्स. This 1 and 1 are in parallel, so it become 2. Yeah, anybody having answer? So 5/2 is 2.5. Sir, 5/2. 5/2 माइक्रोफैराड. 5/2 आया ना? श्योर. Yes. 2.5 माइक्रोफैराड. 5/2 मतलब हो जाए, अगर आप 5/2 को सॉल्व करोगे it will be 2.5. मतलब 2.5 है. हाँ sir, 2.5. चलो देखते हैं हम लोग ये 2/5 है कि नहीं. एक बात हो, ये 1/1 plus 1/2, ये 3 कैपेसिटर्स हैं, 1 2 और 1, तीनों को सीरीज में लेना है, तो ये फॉर्मूला लगेगी. सो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं, इफ आई टेक 2 एज एलसीएम, तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 2 plus 1 plus 2, तो ये बराबर है, ये 5/2 है. लेकिन ये 1/CS होगा. उल्टा करना नहीं पड़ेगा क्या लास्ट में? 5/2 नहीं, 2/5 है. हाँ सर. हाँ खाली बोलने आता है. आप सिली कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो अभी तक. हाँ, और आप सोच रहे हो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में. ये गलत फहमी है आपकी. आप 12th की स्टैंडर्ड की लेवल आपकी नहीं है. मैथमेटिकल मिस्टेक्स क्यों कर रहे हो बैठ के? सौरभ आप भी कर रहे हो. क्या फायदा है इतना करने का? नहीं, आपको लग रहा होगा कि ये सर छोटी सी बात है, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं ये सब. अरे वो बात नहीं है, लेकिन अभी 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट आके प्लस और माइनस में मिस्टेक करेगा तो उसको क्या बोलना चाहिए? मिस्टेक्स करो, मैं तो एनकरेज करूंगा, मिस्टेक्स करो, लेकिन बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करने का. इंटीग्रेशन ही रॉन्ग कर दिया,
कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग लगा दिया, ऐसी बड़ी मिस्टेक्स करो, छोटी छोटी क्या बच्चों जैसी मिस्टेक्स कर रहे हो, ग्रो अप, प्लस माइनस में मिस्टेक्स मत करो, अपनी लेवल मत गिराओ, कम से कम करो, बड़ी मिस्टेक्स करो, पूरा डेरिवेटिव रॉन्ग लगा दिया, ठीक है, पूरी फॉर्मूला गलत लगा दी, वो अलग बात है, दैट इज अ मिस्टेक्स वी कैन डू, ठीक है, बच्चों जैसी मिस्टेक्स कर रहे हो प्लस माइनस की, 5/2 नहीं है 2/5 है। इसमें देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, देखो मैंने स्टार्टिंग में गैस कर लिया था कि आपका आंसर रॉन्ग है बिना इसको सॉल्व किए, वो इसलिए होता है क्योंकि ये जब फॉर्मूला लगती है ना 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 = 1/CS, ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल में भी ऐसी फॉर्मूला लगती है। ऐसी फॉर्मूलास में स्टूडेंट एक चीज याद करो, अगर ये तीनों जो ये कैपेसिटर्स हैं ये 1 2 1 है ना, 1 2 1, ठीक है, तो इनका जो टोटल आएगा ना ऐसी वाले फॉर्मूलास में, इनका जो टोटल आएगा वो टोटल 1 से भी छोटा होगा। इन तीनों में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तीनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1 है, 1 से भी छोटी होगी। जब भी आप ऐसी फॉर्मूला लगा दो ना 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/R टोटल, ऐसी फॉर्मूलास में टोटल रेजिस्टेंस जो आएगी ना वो तीनों में से सबसे छोटी वाली रेजिस्टेंस से भी छोटी होगी। तो मैं पहले ही समझ गया था कि जो आंसर है वो 1 से भी छोटा आने वाला है, लेकिन आपने आंसर बोल दिया 5/2। 5/2 तो बड़ा आंसर होता है, 2 से भी बड़ा होता है वो, तो वहीं पे समझ गया मैं, मिस्टेक किया है आपने, 5/2 नहीं है 2/5 है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो एक बात था, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वी गॉट 2/5, इसका मतलब है सारे कैपेसिटर्स को रिमूव करके आई कैन कनेक्ट ओनली वन कैपेसिटर ऑफ 2/5 माइक्रोफैराड, ठीक है, तो सिर्फ एक 2/5 हम लोग लगा सकते हैं 10 वोल्ट की बैटरी के साथ। We can replace all the capacitors by a single capacitor of 2/5 10 volt. तो ये डायग्राम आएगा। Now we want to find out the energy stored in these capacitors. Energy stored in these capacitors find करना है। Energy stored in the capacitors की फॉर्मूला होती है half CV², half CV²। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पांचों कैपेसिटर्स जो हमने जो सर्किट में 5 कैपेसिटर्स हैं, पांचों कैपेसिटर में इंडिविजुअली एक एक एनर्जी फाइंड करें और सबको प्लस करें, या हम लोग ये भी कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर, क्योंकि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, इसमें जितना एनर्जी स्टोर होगा उतना एनर्जी उन पांचों कैपेसिटर्स में मिलके स्टोर होगा। तो वी विल फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर, यूज द फॉर्मूला हाफ CV²। हाफ C का वैल्यू कितना है 2/5, C का वैल्यू 2/5 है, लेकिन माइक्रोफैराड्स है, प्लीज कन्वर्ट माइक्रोफैराड्स इनटू फैराड्स, तो वी विल मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। या V कितना डालेंगे पता है, हाउ मच इज द पोटेंशियल अप्लाइड ऑन दिस, 10 वोल्ट ना, 10 वोल्ट इसके ऊपर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। सो होगा क्या पता है, ये कैपेसिटर तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 वोल्ट हो जाएगा। ये चार्जिंग तब तक होगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स बिकम 10 वोल्ट, V 10 हो जाएगा अल्टीमेटली, ये 10 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट 100, इट्स 100/5 which is 20 into 10⁻⁻⁶, एनर्जी है ये, it will be in joules, 20 into 10⁻⁻⁶, which is same as 20 microjoules, 10⁻⁻⁶ joules become microjoules। So सिर्फ इतना एनर्जी स्टोर्ड है सब कैपेसिटर्स में मिला के 20 माइक्रोजूल्स, ठीक है, नोटेड डाउन। ओके, सो हियर वी फिनिश दिस। आज सिर्फ वो थियरी टॉपिक जो मैंने बोला था कि छोटा सा थियरी टॉपिक है वो नहीं हुआ है, कल हम लोग वही फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट सिर्फ 15 मिनट के अंदर, विद इन 15 to 20 मिनट्स ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा विथ न्यूमेरिकल एवरीथिंग। उसके बाद आई कैन स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर ऑल्सो टुमारो, कल नए चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट टुमारो। और एक चीज याद करा देता हूं मैं, सैटरडे को मैंने कहा था आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस, सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, सैटरडे को आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, ठीक है। ओके स्टूडेंट, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, तो ईशा आनंद इज आस्किंग कि सर नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे, ठीक है बता देता हूं, वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि अभी आपको थोड़ा बहुत ये इलेक्ट्रिसिटी का भी नॉलेज है और मैग्नेटिज्म भी हुआ था पहले, तो वी कैन स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है काफी, ठीक है। विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सो कल मिलेंगे, एंड सैटरडे को वो थोड़ा पढ़ लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर सैटरडे, और अदरवाइज सैटरडे यू विल बी इन ट्रबल इफ यू डोंट स्टडी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डाउट्स क्वेश्चंस पूछूंगा मैं सैटरडे को। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो गलती से हो गया, ये 5/2 लिख दिया था। सर अभी एक डाउट है, पूछूं क्या? हाँ बोलो ना, बोलो। सर वो आपने कहा था ना कि उसका ये जो ये लॉन्ग सिलेंडर रहता है, चार्ज्ड लॉन्ग सिलेंडर, अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग एरियल चार्ज डेंसिटी से भी निकाल सकते हैं। तो सर वो निकाला तो वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इनटू आर बाय आर आ रहा है सर, मतलब कैपिटल आर आर बाय स्क्वायर बाय स्मॉल आर। नहीं, हाँ सॉरी, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर आएगा वो। हाँ सर राइट है सिग्मा वो। बाय एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, ये आएगा। सर राइट है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। Okay. इसमें अब देखो, अगर वो जो पॉइंट है, पॉइंट अगर आप सिलेंडर के नियर ले लोगे, द पॉइंट नियर द सिलेंडर, स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएंगे। द नियर द सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये मैंने आपको बताया था, नियर द सरफेस इतना होता है हमेशा। करेक्ट है आपका फॉर्मूला। इधर देखो आर स्क्वायर लिखोगे ना तो वो स्फीयर का हो जाता है, फॉर स्फीयर हियर आर स्क्वायर विल कम। सिलेंडर के लिए स्क्वायर नहीं आता है, जस्ट r/1 आता है। और सर हम लोग को जो है क्वेश्चन उसमें दिया होगा क्या कि मतलब सिग्मा इतना है? सिग्मा तो गिवन होगा ना, सिग्मा के बिना कैसे लगाओगे? जब सिग्मा गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करने का। सिग्मा गिवन नहीं है तो आप कैसे लगाओगे ये फॉर्मूला? ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके स्टूडेंट, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।